किसान भाइयों, मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक खेती। देखिए, खेती शुरू होती है खेत से। किसान है एक फसल को उगाने के लिए बुआई से लेकर के कटाई तक और उसके बाद उस अनाज को बाजार तक ले तक जाने के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे वर्तमान जो स्थिति थी, वर्तमान जो पद्धति थी, जिस हिसाब से हम खेती किया करते थे, उसमें अब आज की वर्तमान स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले सनातन कृषि थी, परंपरागत कृषि थी, किसी भी तरीके की जो बहुत ज़्यादा निवेश हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो स्थिति तब की थी। और अब क्या है, बिना निवेश किए खेती में, चाहे वो बीज का निवेश हो, चाहे वो उर्वरक का निवेश हो, चाहे वो पेस्टिसाइड का निवेश हो, खरपतवार नाशी का निवेश हो, मतलब किसान का निवेश खेती में बढ़ता चला आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती या फिर खेती शुरू होती है खेत से, तो खेत में ही समस्या उत्पन्न हुई। जो बीमारी भूमि में थी वो बीमारी आपकी फसल में परिलक्षित हुई, दिखाई दी, तो हमने उसके हिसाब से कदम उठाना शुरू किया। तो खेती है, हमें अपनी खेती में सुधार करना है, क्योंकि निरंतर लगातार जो खेती के निवेश है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने जो सोच विचार करके खेती अपनी शुरू की थी वो उस हिसाब से सही हो नहीं पा रही है। आप 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का बीज लेकर के आते हैं, उसका आधा से कम ही उत्पादन हो पा रहा है। ये समस्या आती है, फसल में बीमारी लगती है, खरपतवार एक समस्या आपके लिए हो गई है। फिर उसके बाद उत्पादन जो मिलता है उस हिसाब से पैसा, मूल्य नहीं मिल पाता है उस उत्पादन का। तो किसान समस्याओं से घिरा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि हमें अपनी समस्याओं को सुधारना है, समस्याओं का निवारण करना है, तो समस्या को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि परेशानी और ये दिक्कत आ कहाँ से रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है धरती माँ। मैंने कहा खेती खेत से शुरू होती है और खेत को भूमि को हम धरती माँ कहते हैं। जब माँ शब्द हम कह रहे हैं तो वो इसका तात्पर्य ये है कि वो भूमि जीवित है। बट वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है कि हमने इतना ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का, इतने तरीके से हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास किया है कि वो धरती माँ जो हम कहते हैं आज वो ऊसर होती जा रही है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो कम होती जा रही हैं। और मैंने कहा कि किसान की समस्याएं अनेक हैं, तो समस्या का निवारण हमें करना है। तो बीमारी लग रही है भूमि से, क्योंकि फसल में बीमारी 2-3 तरीके से ही लगती है। पहला तो यह है कि अगर भूमि में कोई बीमारी है, कोई जीव है, हानिकारक जीव है, उसके वजह से बीमारी लग रही है, जिसको हम भूमि जनित रोग बोलते हैं। अगर बीज में जेनेटिकली अनुवांशिक कोई बीमारी है तो उसको हम बीज जनित रोग बोलते हैं, वो फसल में आएगी। और अगर फसल के ऊपर, मतलब भूमि के ऊपर की जलवायु अगर ठीक नहीं है, खेत की व्यवस्था अगर ठीक नहीं है, तो बीमारी हवा के माध्यम से आएगी, जिसको हम वायु जनित रोग बोलते हैं। तो हमें खेती अपनी सुधारनी है, अपने खेत के निवेशों को हमें काटना है, कम करना है, तभी तो हमारी जो होता है मुनाफा होता है, आर्थिक मुनाफा जो हम कहते हैं वो बढ़ेगा ना, स्थिति तो तभी ठीक होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी खेती सुधर जाए, ऐसे क्या प्रैक्टिसेस हम अपनाएं अपने खेती में कि निवेश कम हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि भूमि में ही बीमारी है, तो वो भूमि की बीमारी आपकी फसल में परिलक्षित होती है। तो यानी हमें धरती माँ को एक बार में ही ठीक कर लेना है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, हमने दवाई खाई, दवाई खा करके हमने कुछ समय के लिए उसका इलाज पा लिया, बट अगर हम अपने आदतों में सुधार करते, खान पान में सुधार करते, तो एक बार में ही वो बीमारी शरीर से चली जाती। बट हमने उसको लंबे समय तक शरीर में ही रखा रहा, दवाई खा खा के। तो सेम उसी प्रकार से अभी क्या है, हमारी भूमि बीमार हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके दुष्परिणामों के बारे में हमने पिछले क्लासों में कई सारी चर्चा की कि भूमि आज हमारी बीमार हो चुकी है। हमारी धरती माँ जिसको हम जीवित कहते हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होती जा रही हैं। उनकी क्षमताओं को जिस दिन हमने बढ़ा दिया, उनकी क्षमताओं को जिस दिन हमने दुगना कर दिया, उस दिन हमारी आय भी, आर्थिक लाभ भी हमारी दोगुनी हो जाएगी। तो हमें एक बार में धरती को ठीक करना है। तो धरती को ठीक करें कैसे? अगर ठीक करना है तो पहले तो ये जाना होगा ना कि मिट्टी के गुण क्या है, मिट्टी के क्या ऐसे गुण हैं कि हमें उसको समझे, फिर उसको हम एक एक करके ठीक करें। तो मिट्टी के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो उसका जैवीय गुण होता है। अब इस शब्द को समझिए, शब्द को तोड़ लीजिए। जैवीय गुण, जैवीय मतलब जैव, जीवित,
मतलब इस भूमि में, इस जमीन में जो कुछ भी जीवित है, जीवन पल रहा है, उसको हम जीवित बोलते हैं। मान लीजिए, मानना क्या है, मतलब मिट्टी है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं, कुछ ऐसे केंचुए हैं, गुबरैला है, कुछ हमें आंखों से दिखते हैं, कुछ हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। अगर उनकी संख्या मिट्टी में, ज़मीन में अच्छी है तो मिट्टी का जैवीय गुण अच्छा है। अगर वो जीवाणु आपके खेत की भूमि में है तो वो मिट्टी का भौतिक गुण भी और मिट्टी का रासायनिक गुण भी ठीक कर देती है। दूसरा गुण है उसका भौतिक गुण और तीसरा है रासायनिक गुण। अगर मिट्टी में केंचुए हैं, आपने सुना है कि केंचुए प्राकृतिक हलवाहा होते हैं, केंचुए हैं तो ऊपर से नीचे तक वो घूमेंगे, बीट करेंगे, तो एक तरीके से पल्वराइज होगी सॉइल। मतलब जीव है तो मिट्टी का भौतिक गुण भी अच्छा हो रहा है और रासायनिक गुण भी अच्छा हो रहा है। भौतिक गुण से आप क्या समझते हैं कि आपने आंखों से देखा, हाथ से स्पर्श किया मिट्टी को, तो मिट्टी में भुरभुरापन दिखा, एक रंग दिखा, पानी रोकने की क्षमता दिखी। अगर मिट्टी में ये गुण है तो मतलब मिट्टी का भौतिक गुण भी अच्छा है। और रासायनिक गुण से क्या समझते हैं आप कि कोई भी फसल आपने बोई, उस भूमि में कोई भी फसल आपने बोई या कोई सब्जी आपने बोया, ठीक, और उस सब्जी को आप काट करके लेके आए, उसको आपने सब्जी बनाया और उसको खाया, तो खाने में अगर स्वाद आया तो आप समझें कि उस मिट्टी में उसके रासायनिक गुण भी अच्छे थे। बट अभी वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है कि आपने सुना होगा कि मिट्टी का जैवीय गुण खराब हो गया है। मिट्टी में अब सूक्ष्म जीवाणु बचे ही नहीं हैं, उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रही है। तो इनके चले जाने से, केंचुए के चले जाने से मिट्टी का भौतिक गुण खराब हो गया। मैकेनाइजेशन का दौर आया, हमने भारी भारी टन के ट्रैक्टर अपने खेत में प्रयोग करना शुरू किया, जिससे मिट्टी कॉम्पैक्ट होने लगी। जो उर्वरक मिट्टी हम कहते हैं, 6 इंच की मिट्टी उर्वरक होती है, उसमें उर्वरा क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो कॉम्पैक्ट होने लग गई, मतलब ठोस होने लग गई। अगर कोई फसल आप बो रहे हैं तो उसकी जड़ वहीं पे सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, तो ना उसको पानी मिल रहा है, वो नीचे तक जाके पानी नहीं ले पा रही है, ना उसको ऑक्सीजन मिल पा रहा है, तो फसल आपकी सूख जाती है। तो मिट्टी का भौतिक गुण भी खराब हो गया। और रासायनिक गुण किस प्रकार से खराब हुआ कि आप, जैसे हम कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने जितना मतलब जितने पोषण की, जितने पौष्टिक तत्व का उन्होंने रिसर्च करके पता किया कि 17 तरह के पोषक तत्व की एक फसल को ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनके बढ़वार के लिए, बुआई से लेकर के जब तक वो पौधा बढ़ता है, उसको 17 तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है कि हम कुछ ही पोषक तत्व दे रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन देना है तो यूरिया के माध्यम से, पोटैश है तो डीएपी के माध्यम से, फास्फोरस है तो डीएपी के माध्यम से, पोटैश दे दिया, किसी में जिंक दे दिया, किसी में सल्फर दे दिया, और जो हमें एटमॉस्फेयर से, जलवायु से जो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो CHO ही मिल पाता है। तो ले दे के सब मोटा मोटा जोड़ करके हम 7 या 8 प्रकार के ही पोषक तत्व मिट्टी में मिल पा रहे हैं, तब जब मिट्टी आपकी ह्रास है, क्योंकि आप ऊपर से उर्वरक दे रहे हैं ना, आप ऊपर से फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, तो आप उतना ही ऐड कर रहे हैं जो सफिशिएंट नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है। तो क्या हो रहा है कि मिट्टी का रासायनिक गुण भी खराब हो रहा है। तो हमने जाना कि मिट्टी के प्रमुख 3 गुण थे। पहले ये ठीक हुआ करते थे क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, केंचुओं की संख्या, और जो भी जीव हैं जो हमें आंखों से दिख रहे हैं मिट्टी में और जो आंखों से नहीं दिख रहे, उनकी संख्या पर्याप्त थी। तो ये ठीक थे, तो इनके वजह से ये गुण भी ठीक था और ये गुण भी ठीक था। बट लगातार जो टेक्नोलॉजीज़ आई, जो हमने खेती में मैकेनाइजेशन का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया खेती में, कि उसके रेसिडुअल इम्पैक्ट इसमें आपकी मिट्टी में पड़ने लगे, तो मिट्टी का जैवीय गुण भी, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी खराब हो गया। तो अब हमें कदम क्या उठाना है? हमें काम ये करना है कि किस प्रकार से हम मिट्टी के गुणों को ठीक कर दें, क्योंकि मिट्टी ही है ना, बीज आप बोएंगे इस मिट्टी में, इस भूमि में। अगर माँ बीमार है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी बीमार होगा ही होगा। तो हमें मिट्टी को ठीक करना है। तो अब हम मिट्टी को ठीक कैसे करें? तब बात आती है जीवामृत की, और तब बात आती है ह्यूमस और जीवांश कार्बन की। देखिए, थोड़ा उस विषय में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्राकृतिक खेती की सार्थकता, जो आपको अभी 2-4 क्लासेस में बताया गया कि प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती बेसिकली आपको करना क्या है उसमें। जैसे कोई किसान है कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके कुछ सूत्र हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि आपकी खेत की व्यवस्था ठीक हो जाए। दूसरा,
खेत की मेड़ हो, मेड़ पे पेड़ हो, ठीक, जीवामृत का प्रयोग, आसपास जलाशय हो, ये कुछ बेसिक सूत्र हैं। संजीवनी खाद का प्रयोग, संगीत और यज्ञ थेरेपी, ये सब चीजें जब हम मिला जुला कर अपने खेती में इनकॉर्पोरेट करते हैं तब आती है प्राकृतिक खेती। तब जैसे मैं बात करी थी जीवामृत की और जीवांश कार्बन या फिर ह्यूमस। मैंने कहा कि हमें अपनी मिट्टी को ठीक करना है और शुरुआत में ही मैंने कहा कि मिट्टी के जैविक गुण जिस दिन ठीक हो गए उस दिन मिट्टी का भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी ठीक हो जाएगा। तो जीवामृत बेसिकली है क्या? जीवामृत उन जीवों का कंसोर्शिया है, वो जीव हैं जिनको हमने ऐसी जगह से ला करके संवर्धन किया है उसका जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये जीव आपके खेत में नहीं है। ये जीव जो होने चाहिए आपके खेत में, ह्यूमस बनाने का जो इनको कार्य करना चाहिए था वो कार्य वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो हम ये जीव ऐसी जगह से ला करके उनका संवर्धन करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। तब बात आती है जंगल की। और सिर्फ जंगल ही नहीं, अगर आपके गांव के आसपास, आपके क्षेत्र के आसपास कोई ऐसा घना पेड़ हो, फलदार वृक्ष हो तो बहुत अच्छा, या फिर कोई घना पेड़ हो जिसके नीचे पत्तियां उसकी गिरती हैं, सड़ती हैं, बारिश का पानी भी वहीं पे ठहरा रहता है, रुका रहता है, ठीक, उसके आसपास किसी भी तरह की खेती नहीं है, किसान या फिर आसपास अगर किसी मंदिर के किनारे वो पेड़ है तो कोई भी पुजारी आके वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा रहा हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की मानव दखलंदाजी ना हो, तो वैसे जगह का भी आप मिट्टी, वहाँ के पेड़ के नीचे की मिट्टी ला सकते हैं आप, क्योंकि जब पत्ते हटाएंगे आप, ऊपर से कार्बनिक पदार्थ या बायोमास आप हटाएंगे तो नीचे की मिट्टी भुरभुरी मिलेगी आपको, है ना, पानी रोकने की उसमें क्षमता मिलेगी। तो अगर आपके खेत के आसपास या आपके क्षेत्र के आसपास कोई ऐसा पेड़ है विशालकाय जहाँ पे उसके सारा बायोमास वहीं इकट्ठा होता है और सड़ता है, तो वहाँ की मिट्टी आप ले आएँ। अगर वो आपको नहीं मिल पा रही है तो आसपास कोई जंगल है तो वहाँ चले जाएं। जंगल को आइडेंटिफाई करें कि किस जगह से मिट्टी लानी है। मैंने कहा कि छायादार वृक्ष हो, फलदार हो तो अच्छा, क्योंकि वहीं गिरेगा वहीं सड़ेगा, वहाँ से आपको मिट्टी लेकर के आनी है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारे यहाँ सेंटर पे भी आपको जीवामृत का लिक्विड मिल जाता है। तो मान लीजिए आपको मिट्टी मिल गई, तो अब ये जीवामृत बनाना कैसे है? क्योंकि मैंने कहा कि जो जीव आपके खेत में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होने चाहिए थे वो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू से, हमारे तकनीकी खेती की वजह से उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसी वजह से जीवांश बनने की क्रिया या फिर ह्यूमस बनने की क्रिया ये कम होती जा रही है। तो पहले मैं जीवामृत के विषय में बात करूंगी, फिर हम ह्यूमस और जीवांश कार्बन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमें उन जीव को ला करके कहीं पे तैयार करना है। तो आपने क्या किया, एक ड्रम लिया 200 लीटर का, जीवामृत बनाने की बात हो रही है, और मैंने कहा कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मिट्टी कहाँ की अच्छी है, वहाँ की मिट्टी आप 5 किलो ले आएँ, ठीक। जिस दिन आपने जीवामृत तैयार करना शुरू किया उस दिन आप 5 किलो जंगल की मिट्टी ले आएँ या फिर किसी भी छायादार वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले आएँ। और ये आपका 200 लीटर का ड्रम है। अब मिट्टी में जीवाणु है, जंगल में संपन्नता है, वहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे जीवाणु भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आपने वहाँ से मिट्टी ले आए, आप मिट्टी आपने ड्रम में डाली। अब इन जीवाणुओं को आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इनको भोजन देंगे। तो भोजन में आप क्या देंगे, जिस दिन आपने 5 किलो मिट्टी मिलाई उसी दिन आप इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ मिला लें। इस ड्रम में करीब 180 लीटर पानी भर लें आप। अब जो मैं ये वैल्यू लिखा रही हूं आपको, कोई किसान, देखिए वैल्यू मैं इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि कई सारे ऐसे किसान आते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। उनको ये होता है कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट आप बता दो कि कितना कितना कब तक डालना होता है। ये उन किसान के लिए, ठीक है, जो एग्जैक्टली वैल्यू मांगते हैं कि हमें कितना डालना है, हर दिन पे कितने कितने अंतराल पे डालना है। तो पहले दिन आपने 5 किलो मिट्टी मिला दी, आटा मिला दिया और गुड़ मिला दिया। आटा और गुड़ इन जीवाणुओं का भोजन है। जब आपने गुड़ इसमें मिलाया तो गुड़ क्या है, पानी में तुरंत घुल जाएगा। मतलब अगर गुड़ का बड़ा ढेला आपने मिलाया है तो वो थोड़ा वक्त लेगा, अदरवाइज गुड़ पानी में घुल जाएगा।
तो गुड़ तुरंत नैनो फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और ये जो जीवाणु है ये सूक्ष्म है, माइक्रो है, तो माइक्रो किसी नैनो फॉर्म को ही भोजन अपना बना पाएगा। तो जैसे ही गुड़ पानी में घुल गया तो वो जीवाणु के उपयोग में आ गया और जीवाणुओं ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये जो आटा आपने डाला है ये तकरीबन 10 से 15 दिन बाद उस फॉर्म में टूटेगा, उस तरह से वो अपघटित होगा कि जीवाणु उसका प्रयोग कर पाए। तो पहले दिन आपने इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ डाल दिया। अब इनकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि जीवाणु हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इनको भोजन मिलते रहना चाहिए। तो तकरीबन 15 दिन बाद आपने इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ आपने दोबारा मिलाया। भोजन दे रहे हैं आप, संख्या उनकी बढ़ रही है, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो 15 दिन बाद आपने इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ मिला दिया। 10 दिन के बाद फिर से आपको इसमें 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ मिलाना है। ये जो मैंने आटे और गुड़ की बात की, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे क्वालिटी का आटा या गुड़ डालना है। जो आपके पास आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अवेलेबल है वो आपको उसका प्रयोग करना है। तो पहले दिन जिस दिन आपने डाला तो उस दिन 5 किलो आटा 5 किलो गुड़, 15वें दिन बाद 3 किलो आटा 3 किलो गुड़ और 10 दिन के बाद 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़। अब हर 10वें दिन तक आपको यही 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ वाली प्रक्रिया अपनानी है, हर 10वें दिन तक। कब तक? 1 से 1.5 महीना। अगर आप इतनी मात्रा डालते हैं 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत बनाने के लिए, तो आपको 1 से 1.5 महीने लगेंगे इस जीवामृत को पूरा तैयार करने में। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि 200 लीटर का ड्रम है, 5 किलो आप मिट्टी लेकर के आए, जीवाणुओं को आप बढ़ा रहे हैं, तो उनको आप भोजन भी देंगे उस हिसाब से, और उस हिसाब से वक्त भी तो देंगे ना कि वो बढ़ें। तो इनको इतना समय लगता है इस 200 लीटर के ड्रम में उनकी क्वांटिटी को, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। ये 72 घंटे का और 3 दिन का काम नहीं है, इनको समय लगता है। जैसे आप घर में दही खाते होंगे, तो जामन आप ले करके आए, दूध को आपने हल्का सा गुनगुना गर्म किया, तो जामन आपने डाला, तो 2 घंटे बाद आपकी दही बन के तैयार हो जाती है? नहीं ना, समय देते हैं आप, जामन भी देते हैं आप उसको, उतना दूध को थोड़ा गर्म भी करते हैं आप, तब जाकर के दही बन पाती है। सेम इसी प्रकार से ये 200 लीटर के जीवामृत में जब आप तैयार करेंगे, 200 लीटर के ड्रम में जब आप जीवामृत तैयार करते हैं तो उसको 1 से 1.5 महीना लगता है। अब आपने 1 से 1.5 महीने तक पूरा परिश्रम किया, अच्छे से मिट्टी लाए, आपने गुड़ आटा सब कुछ दिया। अब पहचान कैसे करेंगे आप कि आपका जीवामृत बन करके तैयार हो गया है? पहचान भी तो होनी चाहिए ना कुछ। तो पहचान इसकी यही है कि एक इसका रंग आएगा, क्योंकि मिट्टी आपने डाली है, भोजन आपने डाला है, तो एक मटमैला रंग आएगा, गाढ़ापन आएगा। गाढ़ापन आटे की वजह से भी आएगा, गुड़ की वजह से भी आएगा, ठीक। तो एक गाढ़ापन उसमें आएगा, एक सांद्रता आएगी और एक महक आएगी, एक गंध आएगी। जैसे दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो वैसी एक गंध आती है। उस ड्रम में आप हाथ डालेंगे तो हाथ में एक चिकनाहट सी महसूस होगी। और ये जो ड्रम आप तैयार करें, ऐसा नहीं है कि इसको किसी छाँव वाले एरिया में तैयार करना है, कहीं पे भी आपकी खेत के आसपास कहीं पे भी आप ड्रम रख करके इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धूप में आप नहीं कर सकते और छाँव में ही करना है, क्योंकि आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे कि जो आपने 200 लीटर का ड्रम बना करके तैयार किया है, और अगर ये अच्छे से बन गया है तो भले ही कड़कती धूप क्यों ना हो, आप उस ड्रम में हाथ डालें जीवामृत में, उसमें टेम्परेचर आपको कम ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस जीवाणुओं ने अपना एक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है, टेम्परेचर को उन्होंने बफर कर लिया है। तो वो जो तापमान की वजह से उस जीवामृत पे असर नहीं पड़ता है जीवाणुओं के उपस्थिति के कारण। तो आपने इसको बना लिया, आपकी पहचान भी हो गई कि आपने जो जीवामृत बनाया वो बन करके बेहतरीन तैयार हो गया है। तो ये जीवाणु तो आपने तैयार कर लिए, ये जीवाणु आपके बन करके तैयार हो गए, क्योंकि विषय था कि हमें अपनी मिट्टी को ठीक करना है, हमें अपनी धरती माँ को ठीक करना है। और धरती माँ 2 तरीके से ही ठीक होगी। एक तो है कि उसमें जो जीव हैं, जीवों की संख्या आप बढ़ा दो, तो वो आपने जीवामृत के माध्यम से बढ़ा दी। हाँ, दूसरा ये भी बात कि ड्रम को आप समय समय पे थोड़ा चलाते रहेंगे। जब आप चलाएंगे तो थोड़ा ऑक्सीजन का भी
संचार होगा, नीचे का जो ये बैठ गया है आटा और गुड़ वो भी घुल जाएगा। तो आप इसको समय समय पे हिलाते रहें। अगर एक आध दो दिन भूल जाए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो जीवाणु आपने बना करके तैयार कर लिए, ठीक। जीवामृत के माध्यम से जो जीवाणु आपके खेत में नहीं थे, आप जंगल की मिट्टी से लेके आए या फिर आसपास की किसी क्षेत्र से घने वृक्षदार पेड़ के नीचे से लेके आ गए, या फिर आप यहाँ से कंसोर्शिया लेकर के चले गए, तो जीव आपके तैयार हो गए हैं। जीव आपके तैयार है, बट इनका भोजन भी तो आपको खेत में तैयार करना होगा ना, क्योंकि ये जो जीवाणु हैं, ये केचुए हैं, ये मिट्टी नहीं खाते हैं। देखिए क्रम होता है। इस विषय पे आने से पहले मैं थोड़ा सा क्रम आपको बताऊंगी। जैसे किसान अभी कहते हैं कि खरपतवार एक समस्या है, हमारे फसल में खरपतवार लग जाते हैं। समस्या कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आदतों में बदलाव कर दिया, हमने अपनी आदतों में परिवर्तन कर दिया, इसलिए वो समस्या बन के उभर रही है। हम किसान हैं तो हमारे पास भी कोई जानवर होना चाहिए, बट हमने अपने जानवरों को बाहर छोड़ दिया, जानवर कोई पालता नहीं है। अगर खेत में खरपतवार है तो किसान के पास जानवर भी था, वो इस खरपतवार को काट करके अपने जानवर को खिलाता, गाय भैंस या जो कुछ भी हो। ये एक क्रम था। खरपतवार है तो उसको जानवर खाएंगे, जानवर करेगा गोबर, गोबर आप ले जाएंगे अपने खेत में, गोबर आपने जाकर के अपने खेत में मिलाया। खेत में थे केचुए, यहां पे अपघटन की क्रिया हुई, केचुए ने बनाया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को खाया किसने? सूक्ष्म जीवाणुओं ने। फिर जाकर के बना जीवांश। ये एक क्रम था, हम इस क्रम के साथ चलते थे तो हमारी खेती संपन्न थी, किसी भी तरीके की समस्या खेत में उत्पन्न नहीं होती थी। बट हमने खरपतवार एक समस्या आपकी बन गई, क्योंकि आपने जानवर नहीं पाला, तो खरपतवार एक समस्या बन गई। जानवर नहीं थे तो गोबर नहीं आपके खेत में गया। केचुए किसी कारणवश मैकेनाइजेशन या फिर पेस्टिसाइड का रेसिडुअल इम्पैक्ट की वजह से केचुए खत्म हो गए, तो अब आप बाहर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। सूक्ष्म जीवाणु आपके खेत में नहीं है तो जीवांश की मात्रा नहीं बन पा रही है। तो एक प्राकृतिक रूप से जो क्रम चलता आ रहा था, उस क्रम को आपने डिस्टर्ब कर दिया। इसीलिए हमें जीवामृत बनाने की जरूरत आन पड़ रही है, और इसीलिए हमें जीवांश कार्बन पे अब ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्रम को हमने तोड़ दिया। तो इस क्रम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सूक्ष्म जीवाणु हो, ये केचुए हो, आपके घर में कोई जानवर हो, तो इन सारे जीवों को हमने अपने जीवन से हटा दिया, तब समस्या आ रही है। तो हमने जीवामृत के माध्यम से तैयार कर लिए, ठीक। अब उनका भोजन है जीवांश, क्योंकि ये जो जीवांश आखिरी में तैयार हो रहा है, जिसको ये सूक्ष्म जीवाणु बना रहे हैं, फसल की जड़ें इसी को ले पाती हैं। फसल की जड़ों का यही भोजन है, क्योंकि मिट्टी में जो कुछ भी घुलनशील है, मतलब मिट्टी में जो कुछ भी पानी है और पानी में जो कुछ भी तत्व घुलनशील है, फसल की जड़ें सिर्फ उसी को ले पाती हैं, उसी को पी पाती हैं। पीने का मतलब ये नहीं है कि उनका मुंह है, बट उसी को वो एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो ये जीवांश बनने की क्रिया नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि खेत में हमने कार्बनिक पदार्थ देना छोड़ दिया है। अपने खेत में जो कुछ भी कूड़ा कचरा बचता है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, अपने खेत से बाहर कर देते हैं। हमें हमारा खेत एकदम साफ चाहिए, साफ सुथरा। एक दिमाग में एक थॉट बन गया है कि हमें सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, तो जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ था हमने उसको खेत से बाहर निकाल करके फेंक दिया। लगातार धान गेहूं वाली खेती करके हमने अपनी माँ की क्षमताओं को क्षीण कर दिया। तभी आप जब मिट्टी की जांच कराते हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिट्टी की जांच कराते हैं, आप लोगों ने भी करवाया होगा। उसमें 12 तरह के पैरामीटर दिए होते हैं। अगर आपने उस कार्ड को, जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें जो सबसे आखिरी वाला पैमाना होता है वो होता है ऑर्गेनिक कार्बन का। देखा है आपने? इसको मैं मिटा दूं? जिन्होंने भी मिट्टी की जांच कराई है, क्या उन्होंने ये देखा है कि उनके पैरामीटर में वो जो सॉइल हेल्थ कार्ड उनको मिलता है, उसमें एक पैमाना लिखा होता है ऑर्गेनिक कार्बन का? आप बताएंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो कितना निकला है आपकी खेत में? 0.5। इनके खेत में 0.5 और बाकियों के खेत में
इनकी खेत की स्थिति तो थोड़ी ठीक है इसलिए 0.5 बता रहे हैं, वरना औसतन जो खेत की स्थिति है और जीवांश कार्बन की मात्रा है वो 0.3 ही रह गई है, इतना प्रतिशत ही रह गई। अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 ही मिलती है ऑन एन एवरेज, औसतन रूप में। और होनी कितनी चाहिए ये पता है आप लोगों को? जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1%, 1% या उससे ज्यादा। तो आप देखिए कि 0.7% का घाटा इसमें दिख रहा है। 0.3% ये दर्शाता है कि माँ ये चीख चीख के कह रही है कि अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, अब मेरे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं धान गेहूं की फसल को पोषण दे पाऊं। ये चीज़ बता रहा है कि मिट्टी में वो क्षमताएं नहीं है, मिट्टी का जैवीय गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण खराब हो गया है। ये पैरामीटर ये दर्शा रहा है, बट फिर भी हम इस खेत में धान गेहूं लगातार करते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ये अभी 0.3 तक हुआ है, अभी और गिरेगा अगर, क्योंकि हमने बार बार धान गेहूं की फसल ली, फसल की क्षमता है नहीं। आप इतनी हैवी फीडिंग वाली क्रॉप ले रहे हो जिसको पानी भी चाहिए, जिसको पोषण भी चाहिए, और माँ में क्षमता है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, मिट्टी का ह्रास हो रहा है, मिट्टी के सारे पोषण का ह्रास हो रहा है, तो मिट्टी कमज़ोर हो रही है। और अभी जो वर्तमान स्थिति है वो 0.7% से उसका घाटा हो रहा है। तो हम क्या ऐसे स्टेप उठाएं कि जो ये संख्या है ये तकरीबन 1% या 0.8 से 0.9% तक आ जाए। ऐसा क्या करें हमें वो स्टेप उठाना है, क्योंकि जिस दिन हमारे खेत की भूमि में, मतलब मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा इतनी आ गई, उस दिन आपको खेत में जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या 2-3 जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जुताई में आपकी खेत तैयार हो जाएगी। बीज आपने बो दिया, पानी आपको जहाँ 4 से 5 या 5 से 6 लगाना होता है, वो 2 पानी में आप अपनी फसल काट लेंगे। मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब मिट्टी में सारा पोषण आ जाएगा, मिट्टी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, हमें क्या पता, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय तक बीमार पड़ गए, ठीक, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे कहता है कि खून की जांच कराओ, खून की जांच में हीमोग्लोबिन कम निकलता है, तो हमसे कहता है कि आप अच्छे अच्छे फल खाओ, ठीक है, सब्जियां खाओ, तो आपके अंदर ताकत आए। तो पहले आपकी स्थिति ये थी जब आप बीमार थे, आपसे कहा जाता है कि आप अच्छी फीडिंग करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, ताकि आप इस स्तर तक आ जाओ। तो इस स्तर तक आना है आपको, तो करना क्या होगा? मैंने जैसे बात बताई कि जीवाणु आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आपके खेत में जीवाणु नहीं है, तो वो आपने जीवामृत के माध्यम से तैयार कर लिए। और ये जो जीवांश है, ये जीवांश आप अपने खेत में कैसे बनाएंगे? जिस दिन जीवाणु आ जाएंगे और जिस दिन उनका भोजन हो जाएगा। क्योंकि जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है, जैसे मैंने जीवांश की बात की, एक शब्द और आता है कि ह्यूमस, सुना होगा आप लोग ने, ह्यूमस। ह्यूमस क्या है कि आपके खेत में जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ है, ये आपके फसल का भोजन नहीं है, ये मिट्टी का भोजन नहीं है। इस कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं जीवित सूक्ष्म जीव। मैं ह्यूमस बनने की प्रक्रिया आपको बता रही हूँ। खेत में जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ है, और अगर उस खेत में जीवाणु है, जीवित जीवाणु, तो वो सूक्ष्म जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे। खाने का मतलब ये है कि क्रिया करेंगे, रस रसायन निकालेंगे और इसको अपघटित करेंगे। अपघटन का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब ये जीव हैं, ये जीवित हैं, तो इनका एक लाइफ साइकिल होता है। अभी जीवित है तो फिर मर भी जाएंगे, तो मतलब उनकी जीवित इकाइयां भी हैं उसमें, ह्यूमस में, और उनकी मृत इकाइयां भी हैं। इन सूक्ष्म जीवाणुओं ने इस कार्बनिक पदार्थ को खाया, छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित किया, और फिर वो जीवाणु मर गए। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि मान लीजिए वो एक सूक्ष्म जीवाणु है, वो होते तो बहुत छोटे हैं, आंखों से वो नहीं दिखते, बट मान लीजिए मैं उसको बड़ा करके दिखा रही हूँ, तो वो जीवाणु मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक, ऐसे तो वो सूक्ष्म है, बट उसको मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ह्यूमस बनता कैसे है। तो ये एक जीवाणु है, इसने क्रिया करके, रस रसायन निकाल करके कार्बनिक पदार्थ को अपघटित किया।
कार्बनिक पदार्थ में जो कुछ भी पोषण था, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ में पोषण तो मिट्टी से ही आया, मिट्टी में जो कुछ भी पोषण था उसको लेकर के फसल बड़ी हुई, आपने अनाज निकाल दिया और जो कुछ भी फसल अवशेष था या तो आपने फेंक दिया, जला दिया या चारे के रूप में प्रयोग कर दिया, मतलब खेत में वापस आपने नहीं लौटाया, रिचार्ज नहीं किया। तो क्या हुआ कि इस कार्बनिक पदार्थ को जीवाणुओं ने तोड़ा, अपघटित किया। तो जो कुछ भी पोषण उस कार्बनिक पदार्थ में था वो इस जीवाणु के अंदर आया। ठीक, जी 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 ठीक है। तो ये जो जीवाणु है कार्बनिक पदार्थ को इसने अपघटित किया। ठीक, तो पोषण जो कुछ भी था वो इस जीवाणु के अंदर आया। ठीक, अब ये जीवाणु मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये 1 से 2 होंगे और 2 से ये 4 होंगे। ठीक, कोई दिक्कत इस बात में नहीं? जो पोषण इसमें है वो इसमें भी ट्रांसफर होगा। ठीक, इन सब में जाएगा वो, और फिर एक समय आएगा कि ये जीवाणु मरेंगे। मरने का क्या मतलब है कि ये जो इनकी सेल है ना, ये आउटर लेयर फट जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। तो जो कुछ भी था इसके अंदर वो बाहर निकल जाएगा। तो यही जो निकलता है उसी को हम जीवांश बोलते हैं। जीवांश को शब्द को तोड़ दें आप, जीव का अंश, मतलब जीव के अंदर जो कुछ भी था वो बाहर निकल आया, और यही पानी में घुलनशील है और इसी को फसल की जड़ें इसका प्रयोग करती हैं। तो क्रिया क्या हुई कि जीवाणु थे, उन्होंने कार्बनिक पदार्थ को खाया और लास्ट में जाकर के जीवांश बन करके तैयार हो गया। जब ये तैयार होता है, ये मिट्टी में घुलता है, मिलता है, तभी जाकर के मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% तक आती है। ये तो बात थी पुराने समय की, जब हम केमिकल की खेती नहीं किया करते थे, मैकेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, तब ये क्रिया सुचारू रूप से चल रही थी। जीवाणुओं का बनना, जीवाणुओं का भोजन करना, जीवाणुओं का मर जाना, ये क्रिया सूक्ष्म आराम से प्राकृतिक रूप से चलती चली आ रही थी। बट वर्तमान स्थिति में क्या हुआ, हम अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं देते हैं। बहुत कम ऐसे किसान हैं जो गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज वो उसका भी नहीं करते हैं और फसल अवशेष को आप जला देते हैं या फेंक देते हैं। तो हमने खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं दिया। जो जीवाणु थे, सूक्ष्म जीवाणु थे, जो हमें आंखों से नहीं दिखते थे, मैकेनाइजेशन से, केमिकल खेती से उनका जो रेसिडुअल इम्पैक्ट पड़ा, उनकी संख्या भी खेत से कम हो गई। तो अब इस बात को समझिए, जब कार्बनिक पदार्थ ही नहीं है, जीवाणुओं को भोजन ही नहीं है और जीवाणु ही नहीं है, तो जीवांश की मात्रा तो इतनी ही बचेगी ना। जो भोजन था उनका और जो भोजन बनाते थे वो दोनों ही कम हो गए। बस अभी क्या होता है कि आपके खेत में थोड़ा बहुत मतलब जड़ बच गई या थोड़ा बहुत पत्ते वत्ते गिर गए, और थोड़े बहुत जो जीवाणु है वो थोड़े बहुत के ही से ही थोड़ा बहुत ही जीवांश बन पा रहा है। जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है। तो हमें प्रयास करना है क्यों हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। तभी जीवाणुओं की मैंने बात की, तो जीवाणु तो आप जीवामृत के माध्यम से ले आएंगे। ठीक, जीवाणु अपने जीवामृत के माध्यम से ले आए आप। अब आपको काम क्या करना है, कार्बनिक पदार्थ डालना। क्योंकि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि आपके घर में किचन है, किचन में आपने सारी सामग्री ला करके रख दी, खाने पीने का जो कुछ भी आटा दाल चावल सब आपने ला करके रख दिया। अब आपके घर में पत्नी है या बहन है या बेटी है कोई, तो खाना बनाने वाली है और सामग्री है, तब वो जब दोनों एक जगह पे उपस्थित है तभी तो खाना बन पाएगा ना। आटा तो आप खाओगे नहीं, उसको गूंद के भी नहीं खाओगे, उसकी जब रोटी बनेगी तभी तो आप खा पाओगे ना। तो बहन है या माँ है, बेटी है और वो सामग्री है, तब जाकर के भोजन तैयार होता है। सेम उसी प्रकार से ये सामग्री है और ये वो माँ है या वो बहन है या बेटी है जो भोजन बना रही है। तो ये दोनों को हमें आपस में खेत में मिलाना है, मिट्टी में इनकी संख्याओं को बढ़ाना है ताकि ये अपना काम सुचारू रूप से कर पाए। तो आपने जीवामृत डाल दिया, अब आपको क्या करना है, कार्बनिक पदार्थ डालना है। आपके खेत में जो कुछ भी बचता है, फसल अवशेष जो कुछ भी होता है, आप खेत की मेड़ बनाएं, मेड़ पे आप छायादार पेड़ लगाएं। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं तो उस पेड़ की छांव में आप एक कच्चा गड्ढा खोद लें और जो कुछ भी है उसमें कूड़ा कचरा, फसल अवशेष, गोबर की खाद, जो कुछ भी आपको मिलता है, गोबर मिलता है, वो सब आप उसी में डाल दें और एक कंपोस्ट पिट तैयार करें। और फिर उस कंपोस्ट में से, जो कंपोस्टिंग पिट में से कंपोस्ट निकलता है, उसको आप अपने खेत में पहुंचाएं। तो अगर आपने अकेले जीवामृत बना दिया, अकेले जीवामृत बनाने से सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जीवामृत बना करके तो आपने जीवाणु अपने खेत में
पहुंचा दिए, बट उनका भोजन ही आपने नहीं पहुंचाया, तो वो वहाँ पे वो जिंदा रहेंगे ही नहीं। वो कंडीशन ही नहीं दिया, वो परिस्थिति ही आपने अपने खेत में नहीं बनाई कि वो वहाँ पे लंबे समय तक बने रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल आप जीवामृत बना रहे हो और हर साल आप उसको अपने खेत में डाल रहे हो। तो दो चीज़ करनी है कि अगर आपने जीवामृत के माध्यम से उन जीवों को अपने खेत में वापस से पुनर्स्थापित कर दिया है, तो अब आपको प्रयास करना है कि वो जीवाणु आपके खेत में निरंतर बने रहें, जीवित रहें। तो उसका पहला सूत्र यही है कि खेत की मेड़ बनाएंगे आप मोटी, और उस पर नाना प्रकार के पेड़, सिर्फ एक प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि जैसे आपकी स्थिति हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो, लकड़ी वाले पेड़ लगाएं आप, फलदार वृक्ष लगाएं आप, छायादार वृक्ष लगाएं आप, तो आप पेड़ लगाएं, ठीक। क्योंकि होगा क्या, जब मई जून का समय आएगा, जब मई जून का महीना आएगा, आपकी खेत पूरी खाली है, आपने जीवामृत का प्रयोग किया पिछले साल, ठीक, और मई जून के समय आपकी खेत पूरी खाली है। तो अगर पेड़ नहीं है तो तापमान के बढ़ने से ये जीवाणु की संख्या, ये थोड़े नष्ट होने लगते हैं, इनकी संख्या कम होने लगती है, क्योंकि इनको कहीं छांव नहीं मिला, तो ये वहाँ जीवित नहीं रह पाते। तो जो जीवाणु आपने पिछले साल मेहनत करके जीवामृत बना करके अपने खेत में पुनर्स्थापित किए थे, वो खत्म हो गए। तो अगर खेत में मेड़ होगी, मेड़ पे पेड़ होंगे, तो पेड़ की छांव में ये जीवाणु बचे रहेंगे, और बारिश का समय आएगा तो पानी के माध्यम से आपके खेत में पूरे तरीके से फैल जाएंगे। फिर जिस हिसाब से आप बुआई करते हो, खेती करते हो, उस हिसाब से करोगे आप, तो जीवांश की मात्रा खेत में बढ़ने लगेगी। तो हमें करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेना है, समायोजित करके आगे चलना है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, पहले पूरे विषय को आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद आखिरी में आप प्रश्न करिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई प्रश्न रहेगा नहीं, ठीक। तो मैंने कार्बनिक पदार्थ की बात की कि अब ये आपको अपने खेत में मिलाना है। अब आपका सवाल ये आएगा कि हमने जीवामृत तो बना दिया, अब हम कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में कितना मिलाएं कि जीवांश की मात्रा 0.8 या 0.9 तक पहुंच जाए। क्योंकि ये 1 या 2 साल का वक्त नहीं है, ये मैं भी आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से, एक गुणा भाग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये 1 या 2 साल की प्रक्रिया नहीं है कि आपने 0.3 से आप 0.8 या 0.9 तक आ गए, इसमें समय लगेगा। देखिए होता क्या है, जीवामृत बना लिया, अब कार्बनिक पदार्थ डालना है, कितना डालना है, कब तक डालना है, ये समझते हैं, ठीक। अभी तक जितनी बात हुई, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं, जैसे कई बार होता है कि विभाग से कई सारे लोग आ जाते हैं सैंपल कलेक्ट करने, या फिर वो किसान को ही बोलते हैं कि आप सैंपल कलेक्ट करके ले आएँ, अगर आपको पता है कि मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है। तो जो 6 इंच की मिट्टी है, हम उसी को उर्वरक बोलते हैं। ऊपर की 6 इंच की मिट्टी ही तो उर्वरक होती है ना, उर्वर है वो। उसको हमने जब स्क्रैप किया, पूरा खींचा, 1 हेक्टेयर तक पूरा खींचा, तो उसका भार आता है 20,000 कुंटल। 6 इंच की मिट्टी 1 हेक्टेयर खेत का, उसका भार होता है 20,000 कुंटल। अब मान लीजिए इस खेत में 1% जीवांश कार्बन है, जो कि होना चाहिए, ठीक। तो 1% के हिसाब से, 1% के हिसाब से इस मिट्टी में कितना कुंटल जीवांश कार्बन है, बताइए। 1% के हिसाब से जीवांश कार्बन इसमें कितना है, 200 कुंटल। जी, 200 कुंटल इसमें जीवांश कार्बन है, अगर मिट्टी में 1% जीवांश है तो। बट आपकी वर्तमान स्थिति में मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.3, जो औसतन है, ठीक। तो 0.3 के हिसाब से इस मिट्टी में कितना जीवांश कार्बन है, बताइए। 1% का तो 200 कुंटल है, 0.3 का कितना आएगा, 60, 600 नहीं 60 कुंटल आएगा। यानी 0.3% जो जीवांश कार्बन है उसमें मात्र 60 कुंटल ही है। कितने की कमी आ रही है,
200 में से 60 को घटाएंगे तो कितने की कमी आ रही है? 140 कुंटल की कमी आ रही है। इस कमी को आपको पूरा करना है, इस कमी को आपको पूर्ति करनी है, तब जाकर के 1% तक जीवांश आ पाएगा। अब 140 कुंटल आपको जीवांश कार्बन करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए होता क्या है, 58 ग्राम कार्बन 100 किलो कार्बनिक पदार्थ के अंदर होता है। 100 किलो कार्बनिक पदार्थ आपने लिया, ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं उसको लिया, उसमें 58 किलो कार्बन होता है। ठीक, तो 1 किलोग्राम में कार्बन में कितना होगा? 100/58। तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1.724। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक हैं, जो थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, टेक्निकल चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये प्रश्न रहता है कि हम कितना कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाएं कि जीवांश की मात्रा बढ़ जाए और जीवांश की मात्रा 1% तक आ जाए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि 58 kg कार्बन 100 किलो कार्बनिक पदार्थ में होता है, तो 1 किलो कार्बन कितने में होगा? इतने में। तो ये जो वैल्यू होती है, एक सूत्र है कि हमें कितना कार्बनिक पदार्थ मिलाना है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि जितना कुछ भी बचा रह गया है, जितना हमें मिलाना है, उसको इस वैल्यू से, इस संख्या से हमें गुणा कर देना है। इस संख्या से हमें गुणा कर देना है। तो कितना कार्बनिक पदार्थ हम मिलाएंगे, ये जो बचा है, जो आपका रिमेनिंग है, जो शेष है, 140 गुणे 1.724, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, कितना आएगा वैल्यू बताइए? कितनी आएगी संख्या? बताइए जल्दी। 140 गुणे 1.724, ये तकरीबन 241 आएगा। तकरीबन इतना कुंटल आपको क्या मिलाना है? ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाना है, तब जाकर के जीवांश की मात्रा 1% तक आएगी। इतनी बात समझ आई? जो भी प्रश्न है आखिरी में पूछेगा, मैं जवाब दे दूंगी। ठीक, 241 कुंटल आपको कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाना है। अब सवाल ये है कि आपके पास क्या इतना कार्बनिक पदार्थ है? प्रश्न ये है, जैसे मान लेते हैं कि आप धान गेहूं की फसल करते हैं। ठीक, खरीफ में आप धान करते हैं और रबी में आप गेहूं करते हैं। आप बताइए, कहते हैं कि जितना बीज है उतना ही पुआल निकलता है। ठीक, तो अगर धान की आप खेती कर रहे हैं तो कितना पुआल निकल रहा है, उसमें कितना कुंटल पुआल निकल पा रहा है? बताइए बताइए, एक हेक्टेयर में कितना कुंटल हो जाता है? 50 कुंटल 1 हेक्टेयर में पूरा निकलता है। ठीक, तो धान में हमने मान लिया 50 कुंटल, जो पुआल निकला यही तो फसल अवशेष है ना। अब तकरीबन इतना ही गेहूं में भी निकलता है, मान ले। ठीक, 50 कुंटल कार्बनिक पदार्थ आपको धान से मिला, यानी खरीफ के सीजन में मिला, और ये 50 कुंटल आपको रबी सीजन में मिला, यानी कुल मिलाकर के कार्बनिक पदार्थ आपके पास एक साल में कितना आया? 100 कुंटल। आपके पास कार्बनिक पदार्थ सिर्फ 100 कुंटल है एक साल में, और आपको करना है 241 कुंटल आपको कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाना है। तो कितनी बार आपको फसल अवशेष अपने खेत में मिलाना होगा कि उतना वैल्यू आ जाए, उतना कार्बनिक पदार्थ आप मिला लें? 2-2.5 साल, 2 से 2.5 साल। घूरे की भी मात्रा अगर आपको बढ़ानी है, जैसे जो गोबर की खाद का आप प्रयोग करते हैं, तो उसका जो आप प्रयोग करेंगे तो उसमें तकरीबन अगर आप पूरा मॉइस्चर हटा दें, उसकी पूरी नमी हटा दें, तो फिर भी 30% नमी रह जाती है। तो बस इसी वैल्यू में आपको जो 30% यानी 30/100 कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी, जो संख्या निकल के आएगी, उतना आपको कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाना है। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो बात समझिएगा,
ये मैंने फसल अवशेष के बारे में बताया कि अगर कोई किसान है जो गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है और उसको कार्बनिक पदार्थ अपने खेत में मिलाना है फसल अवशेष के माध्यम से, तो उसको लगेगा 2 से 2.5 साल लगातार वो मिलाएगा, जीवामृत का प्रयोग करेगा अपने खेत में, खेत की परिस्थितियों को ठीक करेगा, तब जाकर के इतना क्विंटल वो कार्बनिक पदार्थ मिला पाएगा और तब जाकर के जीवांश की मात्रा 1% तक आ पाएगी। तो मेरे इस पूरे विषय को बताने का तात्पर्य ये था कि जो प्राकृतिक खेती है और खेती को जो सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं वो 1 या 1.5 साल का काम नहीं है। यहाँ पे आपने देखा आराम से कि 2 से 2.5 साल आपको लगेंगे जब आप कार्बनिक पदार्थ लगातार मिलाएंगे अपने खेत में और जीवामृत का भी प्रयोग अपने खेत में करेंगे, तब जाकर के जीवांश की मात्रा अपने खेत में बढ़ेगी। तो हमें खेती को सुधारना है, मिट्टी को सुधारना है। मिट्टी को हमने एक दिन में खराब तो नहीं किया है ना, निरंतर एक प्रक्रिया चलती आई है, 70 साल हो चुके हैं उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए। तो 10 दिन में या 1 साल में तो वो ठीक होगी नहीं। आपको वहाँ की परिस्थितियों को ठीक करना होगा, सारे कंपोनेंट्स को उसमें जोड़ना होगा, जीवामृत बनाना होगा, ठीक है, उसका प्रयोग आपको खेत में करना होगा, कार्बनिक पदार्थ भी देना होगा, पेड़ लगाने होंगे आपको, जलाशय बनाने होंगे आपको। तो आप किसी एक चीज़ को पकड़ करके काम नहीं करेंगे, आपको सब समाहित करते हुए, समायोजित करते हुए जब आप करेंगे तब जाकर के आपकी खेती सुधरेगी और तब जाकर के मिट्टी सुधरेगी। तभी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तभी ह्यूमस की प्रक्रिया बनेगी, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया होगी और तभी वो जीवाणु आपके खेत में बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो विषय मैंने भी आपको बताया, जीवामृत, जीवांश, कार्बन, ह्यूमस, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।